हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग आज करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज आप वेक्टर सीखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज आप लाइन सीखेंगे। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का, है ना, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का यूज जो होता है वो लाइन के इक्वेशन को पढ़ने में और प्लेन के इक्वेशन को पढ़ने में किया जाता है। तो ये जो टॉपिक होता है ये सभी टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस पूछा जाता है, सभी ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में भी ये इंक्लूडेड है। और जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं लगभग सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है। तो आइए हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। ऑफ अ वेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर का हम लोग पढ़ लें, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, उसके बाद हम लोग लाइन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए होता क्या है, अगर हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर हम लोग बात करें, सपोज हमने इसको लिख दिया, सपोज दिस इज और एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, एंड दिस इज और जेड एक्सिस। सपोज ये हमारा एक्सिस है और एक वेक्टर अगर मैं ले लूं यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ओपी वेक्टर। ठीक है ना। यहाँ पे ये वेक्टर ओ हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, तो मैंने इसको नाम दे दिया ओपी वेक्टर। अब देखिए अगर ओपी वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, अल्फा एंगल बनाए। ठीक है। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, हमारा बीटा एंगल बनाए। और जेड एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाए, अगर गामा एंगल बनाए। तो यहाँ पे जो ये अल्फा बीटा गामा होता है, अल्फा बीटा गामा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। ओके। अब देखिए डायरेक्शन एंगल्स हो गए, अब इसी का अगर मैं कोसाइन ले लूं, ठीक है ना, इसी का अगर मैं क्या ले लूं, कोसाइंस ले लूं, मतलब इसके आगे मैं अगर कॉस लगा दूं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो ये हमारा क्या बन जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाता है। ठीक है ना। इस वेक्टर का क्या बन जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाता है। डायरेक्शन कोसाइंस हो जाता है। ठीक है ना। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, जो स्टैंडर्ड सिंबल है, कॉस अल्फा को हम एल से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को हम एम से डिनोट करते हैं, और कॉस गामा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई कि ये जो ओपी वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए वो एल एम एन हो गए। यल का फार्मूला हो गया कॉस अल्फा। ठीक है। एल का फार्मूला हो गया कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एंड एन इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस गामा हो गया। ठीक है। ये तो ओपी वेक्टर की बात थी। ठीक है ना। किस वेक्टर की बात थी, ओपी वेक्टर की बात। ओपी वेक्टर का मतलब जिसका डायरेक्शन ओ से पी की तरफ था। अब अगर मैं पीओ वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं, तो सबसे पहले पीओ जो जो हमारा पीओ वेक्टर है, मतलब उसका डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। अभी तक हम ओ से पी की तरफ बात कर रहे थे, अब हम पी से ओ की तरफ बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिख लेना बहुत जरूरी है। ये जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, अल्फा बीटा गामा हमारा जीरो से पाई तक लाई करेंगे, मतलब इनकी वैल्यू पाई से ज्यादा नहीं हो सकती। अल्फा बीटा गामा जो हमारा है वो पाई से ज्यादा नहीं हो सकता, जीरो से कम नहीं हो सकता, मतलब अल्फा बीटा गामा जीरो टू पाई लाई करता है। अब देखिए अगर ओपी हमारा जो वेक्टर है, अगर वो अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बनाता है, तो जो हमारा पीओ वेक्टर होगा वो कितना एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से, वो हमारा एंगल बनाएगा पाई माइनस अल्फा। ठीक है ना। पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। जस्ट हमने एंगल चेंज, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। डायरेक्शन चेंज करने से तो एंगल जो हमारा दूसरा एंगल जो पीओ होगा वो एंगल कितना बनाएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। ठीक है ना। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा, और कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा, और कॉस ऑफ पाई माइनस गामा। ठीक है ना। कॉस ऑफ पाई माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है ना। कॉस पाई माइनस अल्फा कितना होता है, माइनस कॉस अल्फा होता है, माइनस कॉस अल्फा। कॉस पाई माइनस बीटा कितना होता है, माइनस कॉस बीटा होता है। ठीक है ना। और कॉस पाई माइनस गामा कितना होता है, माइनस कॉस गामा होता है। इसका मतलब ये कितना आ गया, माइनस एल माइनस एम और माइनस एन आ गया, क्योंकि आपने एल एम एन को क्या बोला था, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसलिए माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस एल माइनस एम माइनस एन बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे कुछ और बातों को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस की बात करें, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस की बात करें तो क्या हो जाएगा। देखिए जो हमारा एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस,
वो ओ एक्स के साथ कितना एंगल बनता है, मतलब एक बार फिगर मैं फिर से ड्रॉ कर दूं, है ना, एक बार मैं फिगर फिर से ड्रॉ कर देता हूं। तो देखिए ये हमारा हो गया ओ एक्स, ठीक है, ओ वाई और ओ जेड, ठीक है ना। तो देखिए पिछले स्लाइड में हमने क्या बताया कि हमने कहा कि जो हमारा वेक्टर था ओपी वो ओ एक्स के साथ कितना एंगल बनाया था अल्फा, ओ वाई के साथ कितना बनाया था बीटा और ओ जेड के साथ कितना बनाया था गामा बनाया था, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो जो एक्स एक्सिस है वो ओ एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, जीरो एंगल बनाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे एंगल्स की बात लिख लें सबसे पहले, जिसको हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं, तो अल्फा हमारा कितना बनेगा, जीरो, ठीक है ना। फिर हमारा जो एक्स एक्सिस है वो ओ आई वेक्टर के साथ, सॉरी ओ आई के साथ कितना एंगल, एक्स एक्सिस हमारा ओ आई के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। आपको मालूम ही है कि जो एक्सिस होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे हम बात करें ये ओ एक्स की और ओ आई की बात कर लें, तो ओ एक्स और वाई एक्स मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो जो बीटा हमारा है वो क्या है, वाई ओ वाई के साथ कितना एंगल बनाया है, कौन, एक्स एक्सिस, तो कितना एंगल बनाया है, 90 डिग्री बनाया है। इसी तरीके से जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो गामा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइंस की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइंस ये इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये सब स्पेशल केसेस हैं, ये आपको जानना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अलावा डायरेक्शन कोसाइंस की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा वो कॉस जीरो, फिर कितना हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई टू, और कितना हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई टू, ठीक है। तो कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो होता है वन, फिर कॉस 90 कितना होता है, जीरो जीरो। तो जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए वो कितने हो गए, वन जीरो जीरो। ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखना है, ठीक है ना। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अगर हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो वो कितना आएगा, जीरो कॉमा वन कॉमा जीरो आएगा। और जो जेड एक्सिस होगा उसके डायरेक्शन कोसाइंस की अगर हम लोग बात कर लें वो कितना हो जाएगा, जीरो कॉमा वन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें कुछ और बातें हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों ने जो वेक्टर के बारे में लिखा, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में लिखा, उसमें थोड़े से कुछ और पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था, ये हमारा पॉइंट ओरिजिन था, और ये वेक्टर बनाया गया था पी, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि जैसे ओपी वेक्टर हमने बनाया है और सपोज पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, एक्स वाई जेड है, पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई जेड है, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारा ये वाला जो एंगल था ये कितना था, बीटा था, मतलब वाई एक्सिस के साथ इसने कितना एंगल बनाया था, बीटा एंगल बनाया था। अब मैं अगर यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है ना, तो ये जो ओ वाई लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा वाई आ जाएगा। ओ वाई लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है ना। ओ वाई लेंथ कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होता है, जीरो कामा वाई कामा जीरो होता है, मतलब ठीक है ना। तो मतलब ओ वाई डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। मैं अगर ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं आर ले लूं अगर, ठीक है ना, ओपी वेक्टर को के मैग्नीट्यूड को अगर मैं कितना ले लूं, आर ले लूं, ठीक है ना, आर, ठीक है। और इस ट्रायंगल में अगर मैं कॉस बीटा लगाऊं, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग कॉस बीटा अप्लाई करें तो क्या कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा, वाई अपॉन आर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ओपी वेक्टर को ऐसे लिख दिया, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर, और ओपी वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी का कोऑर्डिनेट कितना एक्स वाई जेड, तो ओपी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जब भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो एक्स वाई जेड और उसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन करवा दिया है तो पोजीशन वेक्टर बन जाता है। और उसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी कोऑर्डिनेट है उसमें आई जे के लगा के लिख दीजिए, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना। ऐसे हम लोग ओपी वेक्टर को लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉस बीटा की अगर बात करें तो वाई अपॉन आर, आर यहाँ पे क्या है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, आर हमारा क्या, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो हमने बताया था कि डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होता है उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एल एम एन से डिनोट करते हैं, एल एम एन से डिनोट करते हैं। तो कॉस बीटा को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो यम इज इक्वल टू कितना आ गया, वाई बाई आर आ गया, ठीक है ना। तो एम इज इक्वल टू कितना आ गया, वाई बाई आर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ से एक इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एम आर, वाई इज इक्वल टू एम आर। सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर जैसे हमने ये ट्रायंगल वगैरह बनाया वैसे ही अगर हम लोग कॉस अल्फा निकालें सेम पैटर्न में, तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, एक्स बाई आर, और जो कॉस गामा है वो हमारा कितना आ जाएगा, जेड बाई आर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे कि कॉस कॉस अल्फा को हमने क्या बोला, एल, तो
एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स वाई आर, मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल आर, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल आर हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू एल आर। ओके, और अगर हम लोग यहाँ से कॉस गामा को हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, एन इज इक्वल टू कितना आ गया जेड बाई आर, ठीक है, एन इज इक्वल टू कितना आ गया जेड बाई आर, मतलब जेड इज इक्वल टू कितना आ गया एन आर आ गया, जेड इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास एन आर आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर हम लोग ये हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कुछ रिजल्ट आ गए कि x जो हमारा यहाँ पे अगर पॉइंट p का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई जेड है, ठीक है ना, पॉइंट p का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई जेड है, और जो ओपी वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है, तो हम लोग क्या रिजल्ट लिख पाएंगे, x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर एंड जेड इज इक्वल टू एन आर, ठीक है ना। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे r क्या है ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और एल एम एन हमारा क्या है डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम वेक्टर r को लिखना चाहें, मतलब ओपी वेक्टर को अगर हम लिखना चाहें तो x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना है एल आर आई कैप, ठीक है, प्लस फिर y की वैल्यू हमारे पास कितनी है एम आर है, तो एम आर जे कैप हो जाएगा, फिर हमारे पास z की वैल्यू कितनी है एन आर क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम चाहे तो यहाँ से हम आर को बाहर ले सकते हैं ना, आर मैग्नीट्यूड है वेक्टर ओपी का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास एल आई कैप आ जाएगा, प्लस एम जे कैप आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा एन के कैप आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये भी इस तरीके से लिखने का एक तरीका होता है, जहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, क्यों यूनिट वेक्टर हो गया आगे मैं बताऊंगा आपको, ये यूनिट वेक्टर हो जाता है। उसके पहले मैं एक रिजल्ट और प्रूव कर लेता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे ये यूनिट वेक्टर है, किस वेक्टर के डायरेक्शन में, ओपी वेक्टर के डायरेक्शन में ये क्या होता है यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा और बात कर लूं कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ये जो एल एम एन की वैल्यू आई है, ठीक है ना, अगर मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, यल की वैल्यू कितनी थी, एल इज इक्वल टू था एक्स बाई आर, एल इज इक्वल टू हमारे पास कितना था एक्स बाई आर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यम की वैल्यू हमारे पास कितनी थी वाई बाई आर, ठीक है ना, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम की वैल्यू कितनी है वाई बाई आर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम इज इक्वल टू कितना है वाई बाई आर है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और जेड और एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, एन हमारे एन की वैल्यू क्या थी जेड अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए अगर वेक्टर में आपने ये चीज को पढ़ा होगा कि अगर ये कोई वेक्टर है ओपी वेक्टर जो मतलब आर वेक्टर है, आर वेक्टर किस तरीके से लिखा गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा गया है। अगर मैं इसी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, है ना, वेक्टर आर का मैं क्या निकालना चाहूँ, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उसका स्क्वायर करके हम लोग क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम बात कर ले स्क्वायरिंग करते हैं तो आर स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपन आर स्क्वायर को भी आपने कितना बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कैंसिल होकर हमारे पास कितना आ जाएगा तो वन आ जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से डिराइव हो गया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है वन होता है, जहाँ पे एल एम एन क्या है डायरेक्शन कोसाइंस है किसके ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ रिजल्ट प्रूव किए, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास फिर से मैं वो छोटा सा एक फिगर बना देता हूँ, वो फिगर आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा क्या था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये हमारा क्या था जेड एक्सिस था, यहाँ पे क्या था ओरिजिन और ये हमारा क्या है ओपी वेक्टर, ठीक है। और पी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को हमने कितना लिया है एक्स वाई जेड लिया है, ठीक है। और ओपी वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या डिराइव कर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने डिराइव किया कि एल इज इसके जो ओपी वेक्टर हैं अगर इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है एल एम एन, तो एल को हम लोग क्या लिखते हैं कॉस अल्फा, एम को हम लोग क्या लिखते हैं कॉस बीटा, और एन को हम लोग क्या लिखते हैं कॉस गामा लिखते हैं। एक बात ये हो गई, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है वो उसमें क्या रिलेशन है, अच्छा ओपी वेक्टर है तो ओपी वेक्टर को हम लोग ने कैसे लिखा था, ओपी वेक्टर को लिखने का तरीका है, ओपी वेक्टर को हम सपोज आर वेक्टर भी मान ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप,
ठीक है ना, ये ओपी वेक्टर को लिखने का तरीका था। इसके अगर मैग्नीट्यूड की सिंपल बात कर लें तो आर इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन और भी डिराइव किया कि एक्स इज इक्वल टू कितना होगा एल आर, ठीक है, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम आर, और जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन आर हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन भी हम लोग डिराइव किया। या ये इसी को लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि डायरेक्शन को साइंस के टर्म में लिखें, एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स वाई आर, ठीक है, एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई बाई आर, और एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जेड बाई आर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने क्या रिलेशन डिराइव किया, अभी हम लोग डिराइव किया कि अगर एल एम एन वेक्टर ओपी के क्या है डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इसके स्क्वायर का अगर हम लोग सम करें, मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो वो कितना आता है, वो वन आता है, ठीक है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आता है, वन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहीं से देखिए एक बात हम लोग और इसी को लिखने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे एल एम एन को आपने क्या बोला था, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। इसी पे देखिए एक रिजल्ट यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि एक क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि इफ if alpha beta gamma if alpha beta gamma are direction angles direction angles of a vector op then then prove that prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma इज इक्वल टू टू, है ना। ये रिजल्ट प्रूव किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए अगर अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं तो इसका मतलब कि एल एम एन हमारे क्या बनेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे, मतलब हम क्या लिख पाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, हमने जस्ट अभी प्रूव किया है। अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख देंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा को हम लोग क्या लिख देंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख देंगे, और इज इक्वल टू कितना हो गया, वन। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बन गया, थ्री माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। तो वन को हम लोग लेफ्ट में ले लें और साइन वाले टर्म को राइट में भेज दें, तो थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, टू, और यहाँ राइट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू टू, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए कुछ और आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कुछ और भी बातें कर लेते हैं हम लोग। अब तो ये हमारे जैसे डायरेक्शन कोसाइंस की इतनी बातें हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। पहला वेक्टर का समझ लीजिए डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, उसके बाद लाइन का आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्योंकि वहां पे कनेक्शन होता है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन एंड डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, दोनों में बहुत कोरिलेशन होता है, दोनों रिलेट होते हैं आपस में, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, अब देखिए अगर हम बात करें कि कोई वेक्टर है हमारे पास, ओपी वेक्टर है, ठीक है, हमारे पास कोई एक वेक्टर है, क्या ओपी वेक्टर है, ठीक है, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस सपोज कितने हैं, एल एम एन है, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम एन। आई होप अब आपको एल एम एन समझ में आ गया होगा। एल का मतलब ये हो गया, ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बनाया है तो उसका कॉस ले लें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है ना, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। एनी थ्री नंबर, है ना, एनी थ्री नंबर, ध्यान रखिएगा, एनी थ्री नंबर प्रोपोर्शनल टू एनी थ्री नंबर प्रोपोर्शनल टू proportional to LMN are called डायरेक्शन रेशियोज या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन नंबर्स भी इसका नाम होता है। डायरेक्शन रेशियोज आर डायरेक्शन नंबर्स ऑफ अ नंबर्स ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज are direction numbers of vector OP,
ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर एल एम एन कोई डायरेक्शन कोसाइंस है, अब देखिए एल एम एन जनरली फ्रैक्शन में आता है। कभी अभी आपने बोला था ना एल इज इक्वल टू क्या होता है एक्स बाई आर, एम इज इक्वल टू वाई बाई आर, जेड इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू जेड बाई आर। ये चीजें फ्रैक्शन में आती है तो आगे कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी असुविधा होती है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, तीन नंबर्स हम लोग ले, अगर एल एम एन के प्रोपोर्शनल तीन नंबर ले लें, है ना, तीन नंबर प्रोपोर्शनल का मतलब एल बाई ए का रेशियो, एम बाई बी का रेशियो, एन बाई सी का रेशियो अगर बराबर हो, तो यहाँ पे जो ए बी सी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो थोड़ी हल्की चीज होती है, डायरेक्शन कोसाइन थोड़ी भारी चीज होती है। तो कैलकुलेशन में ज्यादातर करके हम लोग डायरेक्शन रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब आपको डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्लेस करने के लिए तीन नंबर्स मिल चुके हैं डायरेक्शन रेशियोज, तो कम से कम आपको रिलेशन भी जानना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो मान लिया हमने लिख दिया कि एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी इज इक्वल टू, मान लीजिए लैम्डा में मान लेता हूँ, सपोज मैं लैम्डा मान लेता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा एल इज इक्वल टू ए लैम्डा, एम इज इक्वल टू बी लैम्डा, और एन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सी लैम्डा मिल जाएगा, एन इज इक्वल टू सी लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है ना, और हम रिलेशन भी जानते हैं। हम रिलेशन क्या जानते हैं, एल स्क्वायर, वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, एल की वैल्यू कितनी, ए लैम्डा, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा स्क्वायर को कॉमन कर लूँ तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब अगर लैम्डा की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे रख दूं, ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे रख दूं, तो हमारे पास जो एल आएगा वो कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान में ये रखना आपको, या तो हम प्लस 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 साइन लेंगे या तो क्या लेंगे, माइनस 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 लेंगे, है ना। तो ये जो प्लस 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 होगा वो क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर, है ना, मैंने बताया था ना, ओपी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और पीओ वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो हम प्लस 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 लेंगे या तो क्या लेंगे, हम लोग माइनस 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 लेंगे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक बार यल में प्लस ले लें, यम में माइनस ले लें, यन में माइनस ले लें, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप यल में प्लस ले रहे हैं तो यम में भी क्या लेना पड़ेगा, प्लस, और यन में भी क्या लेना पड़ेगा, प्लस। तो प्लस 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 या तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें क्या चीजें समझ में आई, है ना, यहाँ पे हमको क्या चीज समझ में आई, ये आइए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, जैसे देखिए कोई वेक्टर लिखा होगा अगर आपके पास ओपी वेक्टर, ठीक है, तो ओपी वेक्टर अगर मान लीजिए आपके लिखा हुआ है सपोज एक्स आई कैप, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, है ना, इसको ध्यान से समझना है क्योंकि इसको आगे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ओपी वेक्टर लिखा हुआ एक्स वाई जेड, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड, इसको आप ले सकते हैं क्या, डायरेक्शन, इसको हम लोग ले सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज, इसको हम लोग ले सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ओपी। ठीक है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ओबी। अब अगर मान लीजिए कि हमें डायरेक्शन कोसाइंस बनाना है, करना कुछ नहीं है, आपको एक्स अपॉन क्या कर देना है, अंडर रूट तीनों के को स्क्वायर को हम लोग ऐड करके डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट ले लेंगे उसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम सभी में ये डिवाइड कर दें क्या, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर दें, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दें। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या बन जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल एम और क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ठीक है ना, तो अच्छा एक चीज आपको और भी ध्यान रखना है कि किसी भी एक वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक, डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक, डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक, डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं, बट
बट डायरेक्शन रेशियोज बट डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइट। डायरेक्शन रेशियोज का डायरेक्शन रेशियोज का क्या सेट, जैसे ए बी सी एक सेट हो गया, मतलब एक्स वाई जेड एक सेट हो गया, इस तरीके कितने सेट हो सकते हैं, इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं। सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक। डायरेक्शन जैसे एल एम एन आ गया, तो एल एम एन यूनिक होगा डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब एक ही होगा, बट जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। बट डायरेक्शन रेशियोज आर व्हाट, इनफाइनाइट। डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं आपको एक वेक्टर एग्जांपल देके समझाऊं, सपोज एक वेक्टर आपके पास है, ओपी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। कोई अगर आपसे इसका पूछे कि डायरेक्शन रेशियोज बताइए, इसका आपको क्या बताना है, डायरेक्शन रेशियोज बताना है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज आप एक सेट तो बहुत आसानी से बता लेंगे, क्या बता लेंगे, आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 2, जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है 3 और के कैप का कोएफिशिएंट कितना है 4। तो डायरेक्शन रेशियोज कितने आ गए, 2 3 4, ठीक है। कोई अगर ये कहे कि इसमें मैं सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 4 6 और 8, क्या ये भी डायरेक्शन रेशियोज हैं, बिल्कुल डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये भी डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर हम पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये भी डायरेक्शन रेशियोज आएंगे किसके, वेक्टर ओपी के। अगर हम पहले वाले में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 -3 और -4, ये भी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे किसके, वेक्टर ओपी के। इसीलिए मैंने कहा जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनका क्या होता है, इनफाइनाइट सेट मिलता है, मतलब इस तरीके के एक एक, जैसे 2 3 4 को एक सेट मिला डायरेक्शन रेशियोज का, 4 6 8 हमारा दूसरा सेट मिला, 6 9 12 तीसरा सेट मिला, -2 -3 -4 ऐसा चौथा सेट मिला किसका, डायरेक्शन रेशियोज का। ऐसे कितने सेट मिलेंगे, इनफाइनाइट सेट मिलेंगे। लेकिन अगर इसी का कोई आपसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछे, अगर इसी वेक्टर का कोई आपसे क्या पूछे कि डायरेक्शन कोसाइंस इसका बताइए, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, तो डायरेक्शन कोसाइंस आप इसका कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ यहाँ से आप देखेंगे 2 3 4 मिला था ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये पहला डायरेक्शन कोसाइंस जिसको हम एल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस हमें क्या मिलने वाला है, 3 अपॉन, ठीक है ना, 3 अपॉन कितना, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगला क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये अगला हमारा क्या मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइंस मिलेगा। तो इस तरीके से आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और बातें भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो से संबंधित कुछ और बातें भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब मान लिया कि नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लिया कि ये जैसे कोई भी मान लिया कि एक वेक्टर है सपोज, या एक लाइन ले लीजिए, चलिए एक लाइन ले लेते हैं, हालांकि लाइन का डायरेक्शन रेशियो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लिया कि इस पे दो पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है। और दूसरा क्या है, इस पे x2 y2 z2, इस पे हमको 2 पॉइंट मालूम, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। एक्चुअली में 2 पॉइंट लेने का मतलब मैं वेक्टर बनाना चाहता हूँ, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट P और यहाँ पे क्या हो गया पी क्यू, यहाँ पे क्या बन गया, पी क्यू वेक्टर बन गया, ठीक है। और इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज निकालना है। अभी तक देखिए होता क्या था, अभी तक हम लोग ने जो पहला टॉपिक पढ़ा उसमें जो वेक्टर होते थे ना, वो वेक्टर सपोज ये ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, ये हमें गिवन होता था। अब मान लीजिए एंगल ना गिवन हो, हमें एंगल ना गिवन हो, बल्कि एंगल की जगह पे उस पे हमके जो वेक्टर है सपोज उसके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता हो, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो देखिए इसका हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले पी क्यू वेक्टर को बनाइए, है ना, पी क्यू वेक्टर को बनाए, कैसे बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, ओ क्यू माइनस ओपी लिखते हैं, ओ क्यू माइनस ओपी। ओ क्यू हमारा क्या बनेगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है, माइनस ओपी हमारा कैसे बनेगा, ओपी बनेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है ना। अब इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें कितना बन जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है, प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है ना, ये बनेगा हमारे पास। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अभी पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया था, देखिए जरा ध्यान से, अगर ये कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा हो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो जो आई कैप और जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट होते हैं उसका डायरेक्शन रेशियोज ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 हो गए, ये क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज हो गए किसके, वेक्टर पी क्यू के। मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ
कि जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर पी क्यू, वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, एंड देन कितना हो जाएगा z2 माइनस z1 हो जाएगा, z2 माइनस z1 हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन रेशियोज हमें पता चल गए, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना बहुत आसान होता है ना। डायरेक्शन कोसाइंस निकालना हमारा क्या होता है, बहुत, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर पी क्यू, डायरेक्शन कोसाइंस हमने कैसे निकाले थे, पिछले वाले पेज पे आप देखिए कैसे हम लोग निकाला था। अब एक्स वाई जेड अगर डायरेक्शन क्या होगा, रेशियोज होगा, तो एक्स अपॉन क्या लिखते हैं, अंडर रूट, जो भी डायरेक्शन रेशियोज मिले एक्स वाई जेड सबको क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे अंडर रूट में, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा डायरेक्शन, अगर मैं एल की बात करूं वो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट, इनको हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और एक्चुअल में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे x2 माइनस x1, ठीक है ना, और जो ये अंडर रूट x2 माइनस x1, ये pq के बीच के डिस्टेंस, मतलब इस pq वेक्टर की लेंथ है ना, नीचे वाली जो चीज है वो क्या है, pq वेक्टर की क्या है, लेंथ है। तो शॉर्ट में लिखने का ये तरीका हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यम की बात कर लें तो यम हमारा कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू वैक्टर का क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यन की बात कर लें तो यन हमारे पास कितना आ जाएगा, z2 माइनस z1 अपॉन क्या आ जाएगा, पी क्यू का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे, है ना, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली बात है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। आप चाहे तो थ्योरम करके लिख सकते हैं, थ्योरम करके लिख सकते हैं यहाँ पे, थ्योरम, थ्योरम हमारा ये है, टू पैरेलल वेक्टर्स हैव प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज, टू पैरेलल वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स हैव proportional, है ना, have proportional direction ratios, have proportional direction ratios, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर है, एक वेक्टर क्या है ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर हमारा क्या बी, और अगर ये दोनों वेक्टर हमारे क्या हैं, ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो हम लिखते हैं बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए, बी इज इक्वल टू मतलब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, एक दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो यहीं से अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैं बी टू वेक्टर को अगर लिखना चाहूँ, सपोज मान लिया कि हमारे पास ए वेक्टर सपोज मालूम हो, सपोज हमारे पास वेक्टर ए मालूम है, वेक्टर ए इज इक्वल टू सपोज A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, ठीक है, प्लस A3 के कैप, मान लीजिए वेक्टर ए है। तो वेक्टर बी को अगर मैं लिखना चाहूँ, हमने बता दिया वेक्टर बी इसके पैरेलल है, तो कैसा आ जाएगा, लैम्डा A1 आई कैप प्लस लैम्डा A2 जे कैप प्लस कितना आ जाएगा, लैम्डा A3 कितना आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। अब इसके अगर डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो मैंने बताया था आई जे के जो कोफिशिएंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, ना, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ विच वेक्टर, वेक्टर ए। तो कितना आ जाएगा, A1 और A2 और कितना आ जाएगा, A3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी की अगर बात करें तो वो कितना आ जाएगा, लैम्डा A1 और कितना आ जाएगा, लैम्डा A2 और कितना आ जाएगा, लैम्डा A3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अगर इसका हम रेशियो निकालें, है ना, इसका अगर हम लोग रेशियो निकालें तो वो कितना हो जाएगा, A1 अपॉन लैम्डा A1 मतलब 1/लैम्डा मिलेगा, मतलब A1 सभी को तीनों को अलग अलग हम डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू मिलने वाली है वो सेम मिलने वाली है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इसका हम लोग इस्तेमाल प्रूव करते हैं दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करने में, ठीक है। अगर एक वेक्टर लिखा हुआ है, सपोज एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दे दिए गए 1 2 3, और दूसरा जो वेक्टर है उसके जो डायरेक्शन रेशियो सपोज दिए हुए हैं 2 4 6, तो आप देखते ही इस नंबर को देखते ही आप बता देंगे कि वो दोनों वेक्टर क्या है, हमारे पैरेलल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है ना, A1 अपॉन A2 का रेशियो मतलब 1/2, दूसरे का रेशियो क्या 2/4, तीसरे का रेशियो कितना 3/6, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा, 1/2 1/2 और 1/2, मतलब जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसको कहने का हमारा ये फायदा निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए कुछ इस पे और हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए उसमें क्या बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए वेक्टर
OP is inclined to OX at 45 degree and OY at 60 degree. Find the angle at which OP is inclined with OZ axis. ठीक है, इसका एक रफ फिगर अगर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक वेक्टर हमारा है, ठीक है, वो कितना बना रहा है, ओ एक्स के साथ कितना बना रहा है, 45 डिग्री, जिसको हम लोग फिगर में क्या दिखाते थे, अल्फा दिखाते थे। और ये वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री, जिसको हम लोग क्या दिखाते थे, बीटा दिखाते थे। ठीक है, और आपको क्या करना है, फाइंड द एंगल एट विच ओपी इज इंक्लाइंड विथ ओ जेड एक्सिस, मतलब आपको क्या निकालना है, गामा निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एल कैलकुलेट करना चाहें तो एल का फार्मूला हमारे पास कितना था, कॉस अल्फा, और यहाँ पे हमारा जो अल्फा है वो कितना, 45 डिग्री, तो कॉस 45 हमारे पास कितना होगा, 1/√2 होगा। इसी तरीके से अगर हम एम को कैलकुलेट करना चाहें तो एम का फार्मूला क्या होता है, कॉस बीटा, और यहाँ पे बीटा आपको कितना दे रखा है, बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और जो कॉस 60 हमारा होता है वो कितना होता है, √3/2। इस वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे रखें तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस एम स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, एम स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 3/4, और प्लस हमें क्या निकालना, एन स्क्वायर। ठीक है, प्लस एन स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा जो एन स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 3/4, तो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है ना, माइनस कितना हो जाएगा, 3/4। तो इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने कॉस बीटा, ठीक है ना, कॉस बीटा हम लोगों ने कितना लिखी, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लें, कॉस 60 हमारा कितना होता है, कॉस 60 1/2 होता है ना, यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रहा है, कॉस 60 हमारा जो होता है वो कितना होता है, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/4 ना आके बल्कि कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास कितना मिल जाएगा, इसको हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 माइनस 1/2 और माइनस 1/4, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, 1/2 माइनस 1/4, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक, तो एन स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आ गई, तो यहाँ से हमारा एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब एन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस गामा बोलते हैं, तो कॉस गामा इज इक्वल टू कितना होगा, या तो 1/2 या तो कॉस गामा कितना हो गया, -1/2। ठीक है, तो कॉस गामा 1/2 होगा, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 1/2 60 की वैल्यू है, गामा इज इक्वल टू या तो 60 डिग्री या 1 - 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, cos 120 की वैल्यू होती है ना, दिस इज इक्वल टू cos 120। तो जो हमारा वेक्टर है वो जेड एक्सिस के साथ या तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा या तो कितना एंगल बनाएगा, 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर विच इज इक्वली इंक्लाइंड विथ ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए एक वेक्टर है हमारे पास, सपोज यहाँ पे एक ओपी वेक्टर है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सब इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, ये एंगल भी कितना बन रहा है, अल्फा, और ये एंगल भी कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, अल्फा। मतलब यहाँ पे जो हम अल्फा और बीटा गामा लिखते हैं तो वो सभी सेम है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अगर हम कॉस अप्लाई कर दें इसका मतलब क्या हो गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, मीन्स यहाँ से कॉस अल्फा को हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, यहाँ पे फाइनल डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। ठीक है ना, तो अब हम देखिए एक रिलेशन जानते हैं, मैं मान लेता हूँ उसका डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है, तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है, हमने इसको प्रूव भी करवाया था। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में एल स्क्वायर को तो मैं एल स्क्वायर रहने देता हूँ, एम स्क्वायर की जगह पे भी चूंकि एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन है तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो 3 टाइम्स एल स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 टाइम्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3, तो इसका मतलब एम इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3, और एन इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 आ गए, तो ये हमारे क्या आ गया, डायरेक्शन को साइंस हमारे क्या आ गया, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3, या तो हम प्लस 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 लेंगे या तो माइनस 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 लेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर 6 - 3 एंड 2, फाइंड इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग मैं अगर आपको 2D में समझा दूं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 3D में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लिया कि कोई वेक्टर है ओपी वेक्टर, ठीक है, और ओपी वेक्टर सपोज किस तरीके से लिखा हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर मैं पी से क्या ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर, किस पे ड्रॉ कर दूं, एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। पी पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, एक्स एक्सिस पे पी से ड्रॉ कर दूं, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस आएगी एक्स आएगी, क्योंकि पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, एक्स कामा वाई है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शंस बोलते हैं। ये जो एक्स आया हमारा, एक्स क्या है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, और वाई क्या है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो यही पे यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोजेक्शंस क्या दे, प्रोजेक्शंस ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 6 - 3 एंड 2। इसका मतलब x हमारा कितना है, 6 है, y कितना हमारा है, -3 है, और z हमारा कितना है, 2 है। ये हमको गिवन है। अब क्या कर रहा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइंस। मैं वेक्टर OP को मान लेता हूँ, वेक्टर OP इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही वेक्टर मुझे निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर तो देखिए आपको आसानी से मिल गया, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दी ही है। तो कितना हो जाएगा, 6 आई कैप -3 जे कैप और प्लस कितना आ जाएगा, 2 के कैप आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे क्या आ गया, डायरेक्शन को, सॉरी ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर आ गया। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, इस वेक्टर के हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालने हैं। ठीक है ना, तो देखिए मैंने बताया था कि अगर x इज इक्वल टू, कई तरीका है इसका। ठीक है, देखिए हमारे पास मैंने बताया था ना, ये हमारे क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं। ये जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं। मतलब डायरेक्शन रेशियोज कितना है, 6 है, -3 है, 2 है, और इससे मुझे क्या बनाना, डायरेक्शन कोसाइन। तो फार्मूला क्या था, L इज इक्वल टू एक्स अपॉन क्या था, √x² प्लस y² प्लस z²। ये कितना आ जाएगा, 6 अपॉन √36 और प्लस 9 और प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, 6/7। ठीक है, तो इसी तरीके से m कितना आ जाएगा, -3/7, और जो n है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। अभी तक हम लोगों ने डिफाइन किया डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन आपको पढ़ लीजिए, तो आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर डिफाइंड एज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर हुज सपोर्ट इज द गिवन लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया कि ये कोई लाइन है, सपोज लाइन L है ना, ये लाइन L है हमारे पास। ठीक, दिस इज द लाइन L, और अगर इसका मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो इसमें कोई भी एक वेक्टर कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए ये मैंने एक वेक्टर इस पे बना लिया, वेक्टर AB। ठीक है ना, मैंने इस पे क्या बना लिया, एक वेक्टर AB। तो जो AB के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वही क्या होंगे, लाइन L के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, और जो जो AB के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज किसके होंगे, लाइन L के होंगे। ठीक है ना, और अक्सर जो है जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब लाइन के इक्वेशन वगैरह को पढ़ेंगे वहां पे, तो वहां पे लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया होगा, लाइन के पैरेलल क्या दिया होगा, एक वेक्टर दिया होगा। तो उससे हम लोग जो उसके डायरेक्शन को, लाइन के डायरेक्शन को साइंस और डायरेक्शन रेशियोज को हम वहां पर रिलेट कर पाएंगे। तो अगर मैं अब आपको देखिए डायरेक्ट थोड़ा सा और अगर बातों को, पिछली बातों को अगर हम लोग रिपीट कर ले थोड़ा सा, कि अगर मान लिया कि सपोज एक हमारे पास लाइन है, ये मैं लाइन अभी तक वेक्टर था, तो वो तो एक ही डायरेक्शन में, मतलब ए से बी तक वो तो फाइनाइट लेंथ का था। ठीक है ना, तो लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। सपोज ये लाइन हो गई हमारी, L लाइन हो गई। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और क्या हो गया, जेड एक्सिस। अब लाइन अगर मान लिया कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है। लाइन वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, बीटा एंगल बनाता है। और जेड एक्सिस के साथ कितना बनाता है, गामा एंगल बनाता है। तो यहाँ पे भी जो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। देखिए ऐसा, इस पे अगर हम कोई भी वेक्टर लेंगे तो वो वेक्टर भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, अल्फा बीटा गामा बनाएगा। इसलिए उस जो वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वही इस लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो इस लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, L M N हो जाएंगे। और L के लिए फार्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, और N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगा। ठीक है ना, L इज इक्वल टू कॉस गामा। और जो रिलेशन हम लोगों ने वहां पे प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। ये भी हमारा रिलेशन यहाँ पे भी लाइन के केस में भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो जितने रिजल्ट अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाए, वो सारे रिजल्ट इसमें जो है अप्लाई हो जाते हैं लाइन के केस में। तो लाइन का हमारा कितना हो गया, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। ये रिजल्ट भी इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से मान लिया कि इस लाइन का इक्वेशन हमको निकालना होगा आगे चल के। मान लीजिए इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन मुझे निकालने
निकालने हैं। और यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, x1 y1 z1 एक पॉइंट दिया हुआ है, और इस पर जो दूसरा पॉइंट है वो कितना है, x2 y2 z2 है। ठीक है, तो जब दो पॉइंट दिए हैं ना, तो दो पॉइंट से क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। ठीक है ना, और वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो निकालना अभी हम लोग ने पीछे सीखा, काफी देर से हम लोग सीख रहे हैं उसको। तो इस लाइन का अगर डायरेक्शन कोसाइंस मुझे निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन, मान लीजिए पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है, तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड है ना, पी क्यू वेक्टर बना लेंगे, उसका क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन पी क्यू वेक्टर का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। और एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड टू माइनस जेड वन अपॉन कितना हो जाएगा, पी क्यू का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज हैं वो जुड़े हुए हैं, किससे, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज आपके वेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो आई होप आपको जो ये टॉपिक था डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो, जिसको मैं आपको समझाना चाहता था, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर पसंद आई होंगी तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।